सीबीएसई क्लास 10th का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर था 2020 का, उसका सोल्यूशन हम कर रहे हैं। इसको मैं सेक्शन वाइज प्रोवाइड कराऊंगा और ये मैं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए कर रहा हूँ और डीप एक्सप्लेनेशन दूंगा और ऐसे ही बेसिक वालों का भी करा दूंगा। ठीक है, सेक्शन वाइज वीडियो आएगा। सेक्शन ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, 10 MCQs, ठीक है, 10 फिल इन द ब्लैंक्स वाले और 10 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो हमारे गिवन ऑप्शन है उनको देख के हमें आंसर बताना है। सो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, द डेसिमल representation of 11 upon 2 की पावर 3 5 की पावर समथिंग will terminate after 1 decimal place 2 decimal place 3 decimal place not terminate। ठीक है, तो देखो टर्मिनेट तो होगा, इसका आंसर क्या होगा। देखो प्रॉपर, अगर मैं पहले क्वेश्चन पे आता हूँ, आपको पता है जिसके डिनोमिनेटर में, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ समझाऊंगा मैं आपको, जिसके डिनोमिनेटर में 2 × 5 के मल्टीपल्स आते हैं, वो अगर सिर्फ 2 आता है या सिर्फ 5 आता है या फिर दोनों आते हैं तो वो टर्मिनेट तो होता ही है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। देखो 2 की पावर कितनी है, 3 है। ठीक है, 2 की पावर कितनी है, 3 है, और यहाँ 5 की पावर 1 है। ऊपर कुछ भी नंबर उससे मतलब नहीं होता है। सो देखो यहाँ पर 2 और 5 की पावर देखनी होती है, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है ना, तो ये 3 प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। शॉर्ट ट्रिक है एकदम, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं डिटेल में जाऊँगा तो डिटेल करा के भी दिखा सकता हूँ। अगर आपको तुरंत आंसर फाइंड करना है तो 2 और 5 की मैक्सिमम पावर देखो, 3 है, तो आप तुरंत ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर देंगे, टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। हो गया। अब आपको मैं करके दिखाऊँगा तो भी अब मैं करके दिखा सकता हूँ। अब देखो क्या करना होता है, 5 की पावर 3 बनाने के लिए 5 की पावर 2 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा मेरे को, मल्टीप्लाई। सो ये क्या हो जाएगा, 11 5 5 ज़ा 25, और नीचे हो जाएगा 2 की पावर 3 5 की पावर 3। फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 11 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, और यहाँ से 2 × 5 की पावर 3 है ना, टोटल की पावर 3 लिख दी। तो जो पॉइंट लगेगा वो जो पावर होती है 2 × 5 की जो पावर होती है, कि 2 × 5 का मतलब क्या हुआ, 2 × 5 का मतलब हुआ 10, 10 की पावर 3, यानी कि 275 1000। तो पॉइंट 3 डिजिट के बाद लगेगा क्योंकि यहाँ 1000 था। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक था, तो आपको शॉर्ट ट्रिक पे ही जाना है ऐसे क्वेश्चनों में। जितना टाइम बचाओगे उतना ही फ़ायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाईएस्ट ऑफ 60 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा है। ठीक है, इसके लिए हमसे क्या बोला है, इसके लिए हमसे क्या निकालना है, द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इन द गिवन डाटा। ठीक है, हमें अपर मीडियन पता करना है मीडियन क्लास निकालने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लो। क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स ऑफ गिवन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो देखो टेबल पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, और जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है ना, उसका हाईएस्ट वाला बताना है कि कौन सा होगा। यहाँ से 150 से 155 है। ठीक है, एक्चुअली इसमें आपको पूरा का पूरा मीडियन निकालना पड़ेगा, वरना इसके होगा ही नहीं। फिर आप निकालोगे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, ये 15 दे रखा है। फिर 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170, 170 से 175 और 175 से 180। पहले 15 है, फिर 13, फिर 10, ठीक है, फिर 8, फिर 9, फिर 5। CF निकालने का तरीका क्या होता है, क्योंकि ठीक है ये हमारा आ गया 15 में 18 को जोड़ेंगे, क्योंकि टोटल कितने स्टूडेंट बोले हैं, 60 बोले, तो इन सबको ऐड करोगे तो 60 आएगा। एन किसे बोलते हैं, समेशन एफ को हम एन बोलते हैं।
ठीक है, ये सब बेसिक्स में मैं पढ़ा चुका हूँ। और फिर इसमें ये ऐड करो 15 और 13 28, 28 और 10 38। ठीक है, 38 और 8, 8 और 8 16, हासिल लगाए 46, ये हो जाएगा हाँ ये 55, 55 और 5 60। आपको n/2 फाइंड करना होता है, 60/2 यानी कि 30। n/2 30, 30 से हमें ज़्यादा देखना होता है CF में, तो 30 से ज़्यादा जस्ट ये 38 है, तो इसी के सीध में आओ, तो इसी के सीध में हमारा F आ जाएगा और इसी के सीध में आओगे तो ये वाला लोएस्ट होता है और ये वाला अपर्स होता है। ठीक है, तो हमसे अपर के लिए बोला है, तो अपर के लिए बोला है तो आंसर क्या होगा अपर के लिए? मिडिल क्लास हमारा 160 से 165 है। ठीक है, तो अपर क्लास कितना आ जाएगा 165। सो 165 ढूंढते हैं हम, आंसर ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं? द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, कितना होगा वो हमें बताना है। ठीक है, क्या निकालना है हमें? LCM निकालना है। LCM ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर, टू डिजिट कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कौन सा है? ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज क्या होगा? देखो, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो से ज़्यादा क्या होते हैं? डिविडेंड होते हैं, मतलब जो किसी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। तो सब स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर कितना है? वो 10 है, क्योंकि 10 5 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 2 डिजिट का होना चाहिए। और फिर बोला स्मॉलेस्ट 1 डिजिट तो नहीं बोला, सबसे स्मॉलेस्ट बोला है। कंपोजिट नंबर क्या होगा? सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका क्या होता है? 4, जो कि 2 से डिवाइड हो जाता है। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है? LCM। ठीक है, तो LCM निकालने के लिए यहाँ 4 लिखो, यहाँ 10 लिखो, काटो 2 से, 2 2 जा 2 5 जा, 2 1 जा 2, 2 5 जा, 2 की टेबल में 5 नहीं आता है, 5 1 जा 5। ठीक है, ये रूल आपको पता ही होगा LCM निकालने का। 2 2 जा 4, 4 5 20। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर कितना आ गया? 20। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? C, 20 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 4th में कह रहे हैं फॉर विच वैल्यू ऑफ P विल द लाइन रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बी पैरेलल। ठीक है, पैरेलल P के किस वैल्यू के लिए आपको बताना है कि ये पैरेलल कब होगा। सो चैप्टर नंबर 3 में 3 कंडीशन होती है हमारे पास, है ना। उन 3 कंडीशन अगर आपको पता है, एक होता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, एक होता है आपका कोइंसिडेंट लाइन के लिए, और एक होता है आपका पैरेलल लाइंस के लिए। ठीक है, तो हमसे किसके लिए बोल रहे हैं? बी पैरेलल। तो पैरेलल कब होता है? पैरेलल होता है जब A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के, बट इक्वल नहीं होता है C1/C2 के। देखो हियर A1 क्या है हमारे पास? अगर A1 की बात करोगे, x का कोफिशिएंट कितना है? 3। ठीक है, और B1 कितना है हमारे पास? y का कोफिशिएंट -k1, और C1 कितना है हमारे पास? -k5। क्योंकि आपको पता है इक्वेशन में सारी चीज़ें मतलब राइट हैंड साइड में 0 चाहिए होता है, अगर कुछ है तो उसको उठाकर लेफ्ट में लाओ। और हमारे पास A2 कितना है? दूसरे वाले A2 6 है, B2 -k2 है, एंड B और C2 हमारे पास कितना है? ये वाला कांस्टेंट टर्म -kp। ठीक है, अब ये कंडीशन यहाँ पर रख दोगे, क्योंकि पैरेलल के लिए यही कंडीशन होता है। पैरेलल के लिए कंडीशन में रखेंगे 3 अपॉन, देखो A1/A2 ना, A2 कितना है? 6 इक्वल B1 कितना है? -k1, B2 कितना है? -k2। ठीक है, और C1 कितना है? C1 हमारे पास है -k5,
एंड C2 कितना है, माइनस के पी। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ पी विल द लाइन रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब पी के किस वैल्यू के लिए, तो देखो यहाँ से ले लेते हैं ये वाला, माइनस माइनस कैंसिल, 1/2 नॉट इक्वल टू 5/p। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ से भी कैंसिल हो गया था, P1 जा P, 5 2 जा 10। तो देखो P की वैल्यू अगर 10 नहीं होती है, 10 के अलावा कुछ भी हो जाएगा ना, तो ये सोल्यूशन होगा। जैसे ही P की वैल्यू आप 10 रखोगे ये पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, सो क्योंकि P नॉट इक्वल टू 10 आया है तो आपका आंसर क्या होगा, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको समझा के करा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, आप ये मत समझना कि आपको इतना ही टाइम एग्जाम में लगने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मुझे खुद करना होता तो ये अब तक ये पूरा सेक्शन एक कम्प्लीट हो चुका होता। आप भी कर लोगे जब आपका फ्लो बन जाएगा, जब आपको सारी चीज़ें पता हो जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे हैं इफ़ ट्राइंगल ए बी सी इज़ राइट एंगल्ड एट सी देन द वैल्यू ऑफ सेक ए प्लस बी इज़। ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं, हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल सी पे बोला है, और तो फिर ये ए और बी होगा। हमें क्या निकालना है, सेक ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है। देखो अगर ये और ये 90 है ना, तो ऑब्वियसली ए प्लस बी कितना होगा, 90, क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल इज 180 होता है। अगर ये 90 है तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा, 90। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सेक 90 की। और सेक 90 की अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो सेक 90 क्या होता है, 1/cos 90, क्योंकि सेक का मतलब 1/cos। ठीक है, अब cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नॉट डिफाइन। ठीक है, आराम से बन गया, बड़ा आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 cos थीटा है देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा क्या होगी। ठीक है, हमें वैल्यू ऑफ टेन थीटा निकालनी है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 cos थीटा दे रखा है, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, टेन थीटा कब आता है, आपको देखो लॉजिक क्या लगाना है कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10। आपको इसी की वैल्यू निकालनी है। तो 10 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, हर एक के अपॉन में कॉस से डिवाइड कर दूंगा, हर एक को दोनों तरफ। यही तो है क्वेश्चन का मस्त पॉइंट। आप सोचोगे बड़ा टफ क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं। कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस 1 जा कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा, +1 यहाँ से √2 बचा, प्लस का 1 उधर के क्या हो जाएगा, -1। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 -1। सो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन गया। अगला क्वेश्चन पे आता है 7 में। कह रहे हैं साइन अल्फा की वैल्यू √3/2 है और कॉस बीटा की वैल्यू 0 है, तो बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और इजी है। देखो साइन अल्फा की वैल्यू √3/2 है और कॉस बीटा की वैल्यू 0 है। ठीक है, और हमें फाइंड करना है वैल्यू किसकी, हमें फाइंड करना है वैल्यू बीटा माइनस अल्फा की। तो जब तक बीटा नहीं निकाल लेता, जब तक मैं अल्फा नहीं निकाल लेता, तब तक तो काउंट नहीं कर सकता मैं। ठीक है, सो देखो इधर तो साइन अल्फा है और √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की। एंगल की कंपैरिजन करेंगे तो अल्फा क्या आ जाएगा, 60। कॉस बीटा 0। ठीक है, कॉस बीटा हमारे पास क्या बोले, 0। किसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है।
ठीक है, कंपैरिजन करेंगे तो बीटा क्या आ जाएगा 90। हमें क्या निकालना है, बीटा माइनस अल्फ़ा। बीटा 90 है, अल्फ़ा 60 है, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर ढूंढते हैं 30 डिग्री कहीं है, जो बिल्कुल है ऑप्शन नंबर डी 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो दिस इंटरनली लाइज इन द क्वाड्रेंट। मतलब इस दोनों पॉइंट को, जो पॉइंट इस रेशियो में डिवाइड करते हैं वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है वो आपको बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि वो पॉइंट है क्या भाई। तो मान लेते हैं जो पॉइंट है हमारे पास 8,9 है और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 2,3। यहाँ पर एक पॉइंट है मान लिया P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y और ये इसको इंटरनली डिवाइड करता है 1:2 में। ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2, ये m1 है और ये m2। ठीक है, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो x की फार्मूला क्या होता है x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, यही होता है। तो m1 कितना है मेरे पास 1, x2 कितना है मेरे पास 2, m2 मेरे पास 2 है और x1 कितना है 8। फिर m1 प्लस m2, 8 दूनी 16/3, 19/3। ठीक है, 19 का मतलब अपॉन। फिर y के लिए फार्मूला, y कोऑर्डिनेट के लिए वही फार्मूला m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। ठीक है, सो y1 कितना है -9, m1 है 1, m2 है 2 और ठीक है, और सॉरी यहाँ पर y2 था ना, तो y2 हमारा 3 था, 3 और m1 कितना है, y1 कितना -9 यहाँ पर आएगा। तो 3 1 जा 3, 9 दूनी 18 -3, तो ये आ जाएगा -15/3, 3 5 15 माइनस। तो बेसिकली साइन देखना हमें, ये x कोऑर्डिनेट प्लस का आया है और y कोऑर्डिनेट माइनस का, और पॉइंट जो कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं पहले x का सिंबल आता है फिर y का। x कोऑर्डिनेट मेरा प्लस का आया है और y कोऑर्डिनेट मेरा माइनस का आया है। आपको पता है इधर प्लस का होता है, इधर x माइनस का होता है, इधर प्लस का होता है, इधर माइनस का होता है। तो x की वैल्यू पॉजिटिव इधर और y की वैल्यू नेगेटिव इधर, तो किस क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, सो फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कैन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। ठीक है, हमें डिस्टेंस पता करनी है कि कितनी होगी एक्स एक्सिस से। सो देखो, कोई भी जो पॉइंट होता है वो क्या बताता है हमें, क्या डोनेट करता है, किस चीज़ को इंगित करता है। मतलब इधर x होता है, इधर x डैश होता है, इधर y होता है, इधर y डैश, डैश बोले तो नेगेटिव। तो ये जो पॉइंट है, क्या द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, फ्रॉम द एक्स एक्सिस कितना डिस्टेंस होगा वो बता रहे हैं। देखो x गया हमारा -3। ठीक है, पॉइंट हमारे पास क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, -3, -4। x पे -3 गया और y पे कितना गया -4। कुल मिला के मेरा पॉइंट इधर है। ठीक है, तो हमसे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन ने, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज, फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस से ये जो पॉइंट है वो कितना दूर है, ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है 4। और डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होती, अगर आप माइनस लिख के आओगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सो एक्स एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर है 4। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट 4। ठीक, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। कह रहे हैं इफ ए हमारे पास ये है इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस देन द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो मिड पॉइंट की बात हो रही है। देखो
हमें मिड पॉइंट दे रखा है, ये हमारा मिड पॉइंट है इन दोनों पॉइंट का। मिड पॉइंट क्या होता है? बीचों बीच वाला पॉइंट। ए हमें गिवन है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है m/3, 5। ये मिड पॉइंट हमें गिवन है। और बाकी जो लाइन सेगमेंट है हमारे पास वो ये है। इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट ये है, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या होगी? वैसे ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। मिड पॉइंट अगर ये x, y ले लूँ तो क्या होता है x के लिए? x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो x की जगह पे क्या है? m/3 और y की जगह पे क्या है? 5। और ये मेरा x1 है, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2। तो x1 कितना है? -6 -2/2। फॉर्मूला में रख रहा हूँ, y1 है 7, y2 3/2। -6 -2 -8/2, 7 + 3 10। ठीक है, x कोऑर्डिनेट से कंपैरिजन करेंगे। सो m/3 -4 अपॉन में 1 ले लिया, m1 जा m -4 3 जा -12। ठीक है, तो जो हमारा आंसर है वो कितना जाएगा? -12। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 15 में। 11 से 15 में क्या होता है कि हमें क्या करना है? फिल करना है। मैंने बोला था ना 5 क्वेश्चन फिल करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, ठीक है। सो देखो, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? अगर ये जो हमारे पास फिगर है इसमें टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? TSA लगाना है आपको। तो TSA किसका लगेगा? TSA लगेगा, इधर देखो, इधर क्या है? एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर का TSA लगेगा, प्लस नीचे वाले पार्ट में क्या है? एक सर्कल का एरिया लगेगा। और ऊपर क्या है हमारे पास? एक कोन है, कोन का लगेगा। तो सिलेंडर का क्या होता है फॉर्मूला? एरिया 2πRH। सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। और कोन का क्या होता है? πRL। ये ऑप्शन, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स है ना, तो ये लिख देना आपको डायरेक्ट, ठीक है। बस ये भी लिख के यहाँ रख देना है। टोटल सॉल्व करके नहीं दिखाना है, बस आंसर रखना है यहाँ पर, जस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कह रहे हैं इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ k इज। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास एक रूट है, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ अदर है। देखो, अगर एक रूट हमारे पास अल्फ़ा है ना, तो दूसरा उसका 1/α होगा, ठीक है। सो देखो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, यहाँ से आपको पता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? ax² + bx + c = 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ a के प्लेस पे क्या है? k-1, b के प्लेस पे -k10 और c के प्लेस पे कितना है? 3 है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी होती है आपके पास, देखो ये अल्फ़ा के प्लेस पे तो अल्फ़ा ही, और बीटा के प्लेस पे 1/α। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक रूट अगर जो भी है तो दूसरा रूट उसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो अल्फ़ा की जगह पे तो अल्फ़ा है और बीटा की जगह पे 1/α है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब प्रॉपर्टी लगाओ आपको, सम ऑफ द रूट्स, बात नहीं बनेगी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगाओ। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, फॉर्मूला होता है। तो अल्फ़ा की जगह तो अल्फ़ा ही है, बीटा की जगह पर 1/α है, सी की जगह पे 3 है और ए की जगह पे k-1। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, ठीक है। इसके ऊपर में कुछ नहीं, तो 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k-1 इंटू k-1, 3 × 1 = 3,
सो माइनस के अंदर के क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया, समझ में आया आपको। या फिर इसके ऑप्शनल पे हैं, कह रहे हैं द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स वेयर पी एक्स इज अ पोलिनोमियल इन वेरिएबल x इज फॉलोज द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इज व्हाट। तो नंबर ऑफ जीरोज कैसे पता करते हैं, x एक्सिस में कितने कट मिले हैं आपको, 1 2 3 4 5, सो आंसर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो आपको एग्जाम में जो इजी क्वेश्चन मिले उसको करना है, कब, जब आपके पास चॉइस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स ABC and PQ are 35 centimeter and 45 centimeter respectively. Then the ratio of the areas of 2 triangle is, ठीक है, कितना होगा वो आपको बताना है। ठीक, तो इसमें जो थ्योरम है ट्राइंगल की उसका यूज़ हमें करना पड़ेगा। ठीक है, उसका यूज़ करना पड़ेगा, तब तक हम नहीं कर सकते। लेकिन क्वेश्चन को अगर ढंग से देखो, आप क्वेश्चन को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। सिंपल देखो, कह रहे हैं द पेरीमीटर्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर हैं, 35 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। देन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल इज, कितना हो। तो आपको पता है जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, ठीक है, ये ABC है, ये जो सिमिलर है किसके, PQR के। जब 2 ट्राइंगल आपस में सिमिलर होता है, ठीक है, तो उनका जो रेशियो होता है ना, AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR और AC अपॉन PR, ये तो आपस में इक्वल होते ही हैं, और इनका जो पेरीमीटर का रेशियो होता है वो भी आपस में इक्वल होता है। ठीक है, सो और आपको पता है जब 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है तो जो 6.6 थ्योरम है वो क्या कहती है कि इनका जो एरिया होता है, एरिया का जो रेशियो होता है, और हमारा पेरीमीटर क्या दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन में 35 रेशियो 45, तो 5 7 35, 5 9 45। तो क्या होता है कि जो इनका एरिया का रेशियो होता है PQR, वो इनके साइड या इनका पेरीमीटर का रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो 7 7 जा 49 और 9 9 जा 81, सो आंसर क्या आ जाएगा 49 रेशियो 81, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, हमें भरना है। कह रहे हैं फिल द 2 ब्लैंक्स इन द सीक्वेंस दिस सो दैट द सीक्वेंस फॉर्म एन AP। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये डब्बा है, ऐसा क्वेश्चन हमने कर रखा है, और ये पहले से ही बोला है कि AP है, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ये हमारे पास 2 है, ये थर्ड टर्म है, E3 हमारे पास 26 है। तो कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको A और D का पता होना बहुत ज़रूरी है। A3 का मतलब क्या होता है, A + 2D। ठीक है ना, 3 है तो एक कम करके लिखते हैं, 4 होता तो मैं 3 लिखता हूँ। तो A की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म मेरे पास 2 है, तो 2D, 2 प्लस के तरह के माइनस हो जाएगा तो 24, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो D की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है, मेरे को सेकेंड टर्म निकालना है। A2 क्या होता है, A + D, A मेरे पास 2 है और D मेरे पास 12 आए हैं, तो ये आ जाएगा 14। तो सेकेंड टर्म मेरा 14 आएगा, और मेरे को फोर्थ टर्म निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड कर दो। 26 में कॉमन डिफरेंस 12 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 38। तो ये वाला आंसर क्या होगा 38, यानी कि यहाँ पर 14 आएगा और यहाँ पर 38। ठीक है, ये आपका रीज़न है कि क्यों आएगा। ठीक है, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तभी आप आराम से क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं अ नंबर इज चोजन एट अ रैंडम फ्रॉम, यहाँ से एक नंबर चूज़ किया जाता है। द प्रोबेबिलिटी दैट द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 इज़,
हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि वो नंबर क्या होगा। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, इन सभी का जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे नंबर हमें लेने हैं। कितने नंबर यहाँ पर दे रखे हैं देखो, अगर आप गिनोगे तो कितने नंबर हैं यहाँ पर, टोटल गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल नंबर हमारे पास 11। और फेवरेबल आउटकम्स क्या है कि वो नंबर लेना है जिनका आप स्क्वायर करते हो, या तो 1 आने, या तो 1 आए, या फिर 1 से छोटा है। तो ऐसे नंबर क्या होगा, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 मिलेगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, और -1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 मिलेगा। तो 3 नंबर है मेरे पास। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 0 -1 और 1, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स 3 है, टोटल आउटकम्स 11 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3/11। ठीक है, आराम से बन गया ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 भी हो गया आराम से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहे हैं, राइट 1 रैशनल एंड 1 इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, इनके बीच में एक रैशनल नंबर लिखना है। एक बोला, मैं तो इतने लिख सकता हूँ ना, पूरा लाइफ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर ख़त्म नहीं होंगे। तो रैशनल क्या होता है, जो टर्मिनेटिंग होते हैं। तो इनके बीच में बोला है, तो इनके बीच में तो ये आ जाएगा, 32 है ना, तो 30 लिख दो, ये रैशनल हो गया। और एक इरेशनल बोला है, तो एक इरेशनल नंबर भी लिख देते हैं। इरेशनल नंबर 30 लिखा है ना, तो ऐसे लिखो, ठीक है, 30 लिख दिया। फिर एक कुछ भी लिख दो, मतलब कुछ ऑर्डर नहीं आना चाहिए, मतलब ऐसे ही अंडशंड लिखते रहो, डॉट डॉट करके छोड़ दो। जब कोई नंबर का कोई पैटर्न ना हो और वो टर्मिनेटिंग ना हो, मतलब चलता जा रहा है और कोई पैटर्न भी हमें नहीं दिख रहा है, तो वो नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, साथ में साथ कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है, अगर कहूँ ये नंबर, तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, इस नंबर को हम बोलेंगे रैशनल नंबर। बल्कि है तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन इसमें एक पैटर्न है, इस वजह से ये रैशनल नंबर है। इसमें कोई पैटर्न नहीं है, इस वजह से ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं, इस फिगर में जो हमारा एंगल ACD है, ACD, ये वाला एंगल CDA के इक्वल है, CDA के इक्वल है, यानी कि ये एंगल। और AC अगर 6 है और AD अगर 3 है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AB। तो हमें AB की लेंथ फाइंड करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ देखो, कौन सा थ्योरम हम यहाँ पे लगा सकते हैं, कौन सी चीज़ लगा सकते हो कि जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, तो वो आपस में उनके जो लेंथ का रेशियो होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो मैं ट्रायंगल कौन सा लेता हूँ, बात करूँगा मैं ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ADC। देखो ACB में और ACB बड़ा वाला और ACD छोटा वाला, एंगल A इक्वल्स टू एंगल है, क्यों, क्योंकि ये कॉमन एंगल है, और एंगल C इक्वल्स टू एंगल D गिवन है। नहीं, गड़बड़ हो गया, किसकी इसकी बात हो रही है, ACB और ADC। ठीक है, तो ये वाला एंगल तो हमारा क्या था, कॉमन था। ठीक है, तो ये वाला एंगल हमारा दोनों में कॉमन था, ये चीज़ तो चलो ठीक हो गई। और क्या चीज़, और कौन सा एंगल जो दोनों में मिलेगा, है ना, क्योंकि दोनों को सिमिलर बोलोगे तभी बात बनेगी। तो जो ट्रायंगल हमारा है ना, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ACB, वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ADC के
किस क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया से। और आपको पता है जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग लेंथ की रेशियो आपस में इक्वल होती है, यानी कि यहाँ से AC अपॉन AD इक्वल टू CB अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC। तो आपको ऐसे पिक करना है, एक तो आपको AB निकालना है, ये तो लेना ही पड़ेगा, और ऐसे लेने हैं जिनकी लेंथ हमको पता है, एक AC की लेंथ पता है और एक AD की लेंथ, तो इसको और इसको इक्वल ले लो। सिंस AC अपॉन AD इजकल्स टू AB अपॉन AC, वैल्यू पुटअप करो, AC की वैल्यू 6, AD की वैल्यू 3, AB फाइंड आउट करना है और AC हमारे पास 6 है, तो 3 2 6 2 12 AB। सो AB की वैल्यू कितनी होगी 12, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं, इफ़ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल ऑफ रेडियस R एंड सेंटर O is 60, देन फाइंड द लेंथ ऑफ OP। ठीक है, हमारे पास क्या बोला है क्वेश्चन ने कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, एक एक्सटर्नल पॉइंट हमें P लेना है और इस P पॉइंट से हमें क्या खींचनी है, टेंजेंट खींचने हैं। कह रहे हैं इफ़ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल ऑफ रेडियस R एंड सेंटर O इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ OP। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि जो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है, उसका एक सेंटर है O, एक एक्सटर्नल पॉइंट P है जिससे हमें सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, और इस पॉइंट से जो एंगल झुका हुआ है वो कितना झुका हुआ है, 60 झुका हुआ है, और जो रेडियस बोला है वो कितना है, R का रेडियस है, तो हमें OP की डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्वेश्चन देखो 1 मार्क्स का है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि आपको पता 10.1 थ्योरम से यहाँ पर भी 90 बनता है, यहाँ पर भी 90 बनता है, तो ये और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, सिमिलर भी और इक्विवेलेंट भी, तो क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट है। सिंस ट्रायंगल, नाम दे दो इसका AB, तो ट्रायंगल OBP कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल OAP की, सो बाई CPCT, ठीक है, रीज़न दे सकते हो ना, राइट एंगल ट्रायंगल, ये लिख देना शॉर्ट में। CPCT से क्या हो जाएंगे कि जो करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल इस वाला ट्रायंगल के इक्वल हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल BPO किसके इक्वल है, एंगल OPA के। टोटल 60 था, दोनों इक्वल हैं, हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, तो जो एंगल BPO है वो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, आपको OP फाइंड करना है, 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस होता है, एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OBP, ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कि OB अपॉन हाइपोटेनस यानी कि OP कितना होता है, साइन थीटा, थीटा कितना है हमारे पास, 30 यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है ना। तो OB कितना हमारे पास R है और OP हमें फाइंड करना है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, OP 1 जा OP 2R, सो आंसर क्या हो जाएगा 2R। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 बन गया। मैंने आपको बोला जब भी आपको चॉइस मिलेगा ना क्वेश्चन में, तो जो इजी है उसी को ही एग्जाम में करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहे हैं इफ़ द रेडी ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच कोड ऑफ ऑन ईच अदर ईच सर्कल विच इज टेंजेंट टू अदर सर्कल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 7 का है, ठीक है।
सेवन चैप्टर का नहीं है, चैप्टर नंबर आपका 12 का है। देखो ये चीज़ हमारे पास है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है हमारे पास। कह रहे हैं इफ़ द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, एक की रेडियस 4 सेंटीमीटर और एक की 5 सेंटीमीटर है। ये 4 है, ये 5 है। कह रहे हैं देन द फाइंड द लेंथ ऑफ ईच कोड ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल। ठीक है, तो ये देखो हमें एक क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टेंजेंट जो कि दूसरे सर्कल पर होता हो। सो देखो आपको पता है ये टेंजेंट है, यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा, तो इस टेंजेंट की हमें डिस्टेंस पता करनी है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है ना, वही डिस्टेंस यहाँ पर भी होती है। यहाँ पर 90 है तो आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये आपका हाइपोटेनस है, ये आपका बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी मान लो, ये निकालो। जो डिस्टेंस इतनी होगी वही डिस्टेंस इतनी होगी, है ना। तो पहले ये डिस्टेंस फाइंड करो, यहाँ पर लिख दो P, ठीक है, ये मेरा O बोल देता हूँ, ये P, ये A, ये B। हमें पहले क्या फाइंड करना है, PA। तो PA क्या होगा, ठीक है, PA हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 16 यानी कि 9 यानी कि 3 आ जाएगा। ये 3 है, ये भी 3 होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। मेरा मेन मकसद है आपको समझाना, बाकी आप प्रॉपर वे में तो आप खुद ही कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर मेरा मेन मकसद क्या है, समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सेक्शन भी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं 19, कैन इफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए पी देन द फाइंड द रेशियो ऑफ बी एंड सी। हमें ए पी के 3 टर्म हमें दे रखे हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ये ए के प्लस पे, ये बी के प्लस पे, ये सी के प्लस पे। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, हमें बोला है बी रेशियो सी फाइंड करो। ठीक है, हमें क्या बोला है, बी रेशियो सी फाइंड करो। अगर ये ए पी में है ना, तो ए पी का एक रूल होता है कि पहले और तीसरे का जो एडिशन होता है वो बीच वाले के डबल के इक्वल होता है। यानी कि पहला क्या है हमारे पास, बी है, लास्ट वाला हमारे पास 2b है, और ये हमारे पास 2c है, 3b 2c। तो ये c इधर मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि जो आंसर होगा वो कितना होगा, 2:3। डिवाइड का मतलब क्या होता है, रेशियो। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 19। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। ठीक है, इक्वल रूट्स का क्वेश्चन है, हर बार आता है ऐसा क्वेश्चन। इक्वल रूट्स में जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 के इक्वल होता है, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac = 0। देखो a क्या है यहाँ पर, x² कोएफिशिएंट 1, b क्या है हमारे पास 2√2k, और c हमारे पास कितना है 18, और हमें k की वैल्यू निकालनी है। b² यानी कि 2√2k का स्क्वायर, 4 a है 1, c है 18। तो 2√2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8, k का स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 18 दूनी 18 चौके 72। ठीक है, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 8, यहाँ से k², 8 9 72। सो ये नॉन ज़ीरो है, क्योंकि दो की प्रोडक्ट ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो है, तो इसको ज़ीरो लेना पड़ेगा। इट शुड बी ज़ीरो, मस्ट बी ज़ीरो। 9 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-3। ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा पार्ट 1 इस वीडियो का। सेक्शन 1 ये हमने कंप्लीट, और बाकी वीडियो में हम सेक्शन B, C, D कवर करेंगे।